हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है अपना एग्जाम जो हमारा जीएसटी और इनकम टैक्स का जो एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर हम किस तरह से अटेम्प्ट करें। तो बेटा देखो, उसकी तैयारी के लिए और अटेम्प्ट करने के लिए दोनों के लिए ही मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। एक तो आपको ये बात बता दूं कि जनरली बच्चों के डाउट आते हैं कि सर जो हमने किया है, अपना जो कॉपी बनाई है, जो अपना रजिस्टर मेंटेन किया है, साथ में हमारा स्टडीमेट है, वहां से हमने काम किया है, क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो कैसे हम तैयारी करें। तो लास्ट का जो आपका डे है, यानी कि आपको एक दिन मिलता है उसमें और आपको कुछ आधा दिन भी मिलता है क्योंकि एग्जाम आपके 2 बजे होते हैं। तो आपके पास पूरा जो है वो 1.5 डे है जिसमें आप 20 आवर्स का कम से कम आप जो है आउटपुट निकाल सकते हो, 20 आवर्स पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। तो उसके अंदर जो है आप ये डिवाइड कर सकते हो कि क्योंकि 60-40% है तो इतना इनकम टैक्स और जीएसटी को देना है, ऐसा डिवीजन कर सकते हो। तो 20 आवर्स में से अगर आप करना चाहो तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हो कि 12 आवर्स में इनकम टैक्स और 8 आवर्स के अंदर जीएसटी, इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि 12 आवर्स को कैसे यूज करें। तो मेरा आपको सिंपल सा कहना है कि आपको उन 12 आवर्स के अंदर कॉपी जो कंसेप्ट रजिस्टर है, जो कंसेप्ट रजिस्टर है वो तो आपको कंपलसरी है, करना ही करना है कंसेप्ट रजिस्टर। अच्छा, कंसेप्ट रजिस्टर में एक एक ऐसी चीजें नहीं है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, तो उन एग्जाम्पल को सोल्व नहीं करना है, उन एग्जाम्पल को जो है पढ़ना है और सिर्फ जो उनका कंक्लूजन था वो जो प्रोविजन है, क्योंकि लॉजिक्स इस टाइम पे याद करने का कोई फायदा नहीं है। लॉजिक्स आपको पहले रिवीजन सेकंड रिवीजन उसमें याद करने थे, अब आपको लॉजिक याद नहीं करने, कंसेप्ट रजिस्टर की जो है फटाफट से जो है वो क्या करना है, एक रिवीजन लेनी है। तो कंसेप्ट रजिस्टर की आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है, फटाफट से एक क्विक रिवीजन करनी है। इसके बाद हाँ, जो जो प्रोविजन आपको जो है नहीं याद रहते उनको हाईलाइट करते चलो, क्योंकि हो सकता है कि जब हम एग्जाम से ठीक पहले 1-2 घंटा मिल जाए और वहां पर आप फिर से 1-2 बार कुछ क्विक रिवीजन के कंसेप्ट देख सको। जैसे कि मान लो पहली रिवीजन अब कर रहे हो आप, इसके अंदर कुछ कंसेप्ट आपको जो है वो क्या होते हैं, रह जाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं, याद नहीं रहते। जैसे कि मैं बताता हूं, शेयर्स के ऊपर जो है 1 साल का पीरियड होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, फिर अपना जो ये था कि कुछ सिक्योरिटीज में 2 साल का, किसी में 3 साल का, तो ये एक चार्ट हो गया। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैप गेन में 10% रेट भी है, 20% रेट भी है, शॉर्ट टर्म में 15% रेट भी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको लास्ट 1 आवर 2 आवर में रिवाइज किया जा सकता है एग्जाम से ठीक पहले। तो आप अभी क्विक रिवीजन करें और इसमें जो चीजें आपको याद नहीं है उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, प्लस के हाईलाइट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है सेकंड पॉइंट मेरा आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर तो है, देखो इस टाइम पे आके नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है और सारे क्वेश्चन सोल्व करने का भी फायदा नहीं है, लेकिन एक चैप्टर का एक क्वेश्चन मैं ये बोलूंगा, सोल्व चाहे ना करो, सोल्व करने का टाइम नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन की आप एक बार रीड करके देखो और आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन उस चैप्टर का रीड करके देखो जिसमें कंप्लीट फॉर्मेट हो। तो एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं, एक क्वेश्चन रीड करना है और उसका फॉर्मेट बना के देखो, फ्लो बना के देखो क्या फ्लो बन रहा है। जैसे मान लो सैलरी का क्वेश्चन है तो फ्लो बनना चाहिए कि सैलरी का पूरा क्वेश्चन आएगा, मैं क्या करूंगा, पहले इस तरह से ड्रॉ करूंगा, मैं ये ड्रॉ करूंगा और फिर यहां पे लिखूंगा बेसिक सैलरी, फिर ये सिमिलरली कैपिटल गेन का क्वेश्चन आएगा तो मैं लिखूंगा इधर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फिर माइनस करूंगा एक्सपेंस और ट्रांसफर, इस तरह से। तो ये आप फ्लो बना के देखो, रीड करो और एक बार फ्लो बना के देखो क्या मुझसे हो रहा है। अच्छा, ये तो करना है एक क्वेश्चन के साथ, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है उसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में क्या किया है, आपने हाईलाइट कर दिए कि जो जो पार्ट आपको समझ नहीं आते थे या मुश्किल लगते थे या आपसे सोल्व नहीं होते थे, तो वो आपको यहां पर करना है। तो जो आपका हाईलाइटेड पार्ट है सिर्फ वो करना है, हाईलाइटेड जो पार्ट है क्वेश्चन का सिर्फ वही आपको सोल्व नहीं करना, वो भी रीड करना है। हाईलाइटेड पार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। तो क्या समरी निकली, कंसेप्ट रजिस्टर तो कंप्लीटली रिवाइज करना है फटाफट से, उसमें कुछ मुश्किल पार्ट है तो हाईलाइट कर सकते हो, और आपका जो इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसमें ऑलरेडी जो हाईलाइटेड पार्ट है वो रीड करना है और एक आधा क्वेश्चन का फ्लो बना के देखना है, ये काम आपको करना है।
सिमिलरली आपको सेम चीजें जीएसटी में अप्लाई करनी है, सेम चीजें जो है वो 8 घंटे में जीएसटी में अप्लाई करनी है कि आपको कंसेप्ट कंप्लीट पढ़ना है और आपको क्वेश्चन आंसर का कुछ हाईलाइटेड पार्ट करना है, ये आपको जीएसटी में अप्लाई करना है। अब बेटा बात आती है कि क्या हम पहले पूरा इनकम टैक्स खत्म करें फिर जीएसटी करें? हाँ, ये ध्यान रख लो बेटा, ये ध्यान रख लो कि 12 घंटे हैं अपने पास। मान लो कंसेप्ट रजिस्टर के अंदर आपके 10 घंटे लग गए या 11 घंटे लग गए, तो क्वेश्चन आंसर पे फिर कम टाइम लगाना है। ये नहीं कि आप जीएसटी का टाइम ले लो, क्योंकि जीएसटी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं बल्कि बोलूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या पहले आप शायद जीएसटी भी कर सकते हो कि पहले रिवीजन जीएसटी की भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका। तो मतलब फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस इसकी रहेगी, सेकंड प्रेफरेंस इसकी रहेगी, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज डिस्कशन की। चैप्टर वाइज डिस्कशन का मतलब यह है कि आपको इनकम टैक्स में कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए। देखो मेरे हिसाब से एक तो है 5 हेड और एक है आपके अदर्स। तो मेरे को तो लगता है मार्क्स के हिसाब से 5 हेड की भी इक्वल वेटेज है, अदर्स की भी इक्वल वेटेज है। लेकिन अगर आप जो है पहले इनको रिवाइज करोगे तो ज्यादा जल्दी होंगे और आपकी थोड़ी सी क्या बनेगी, थोड़ी सी फ्लो बनेगा, आपका थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलेगी। सेकंड प्रेफरेंस इनको देनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं तो बोलूंगा पहले जीएसटी करो। तो जीएसटी के अंदर पहला मैं बोलूंगा कि पहले जीएसटी रिवाइज करो, फिर ये अदर रिवाइज करो और फिर जो है ये 5 हेड रिवाइज करो। मेरे हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए, बाकी आपका पर्सनल व्यू है, आप जैसा चाहें वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैं देखो मेरे एग्जाम में माइंडसेट मेरा क्या होता है, मार्क्स लेना। जो मार्क्स जो है वो जीएसटी में ज्यादा बेहतर मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि कम मेहनत में ज्यादा कमाई हो सकती है, तो ज्यादा रिटर्न मिलती है, तो मैं वही उसी में जाऊंगा। सिमिलरली जो 5 हेड है उसमें कम मेहनत में ज्यादा कमाई हो सकती है, मैं उसमें जाऊंगा, सॉरी अदर चैप्टर्स में। फिर 5 हेड में जाऊंगा क्योंकि 5 हेड में मेहनत ज्यादा है, कमाई कम है। ये मेरा जो है मेन मकसद है। अब बेटा नेक्स्ट बात करता हूं इंडिविजुअल चैप्टर्स की। तो इंडिविजुअल चैप्टर में जो है आपका बात करूं तो इसमें अपना इनकम टैक्स में कुछ मेरे को चैप्टर ध्यान आते हैं जिसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 5 हेड में से तो है ही है कि मिक्स क्वेश्चन भी आएगा और सेपरेट क्वेश्चन भी एक आधे हेड का आ सकता है। इसके अलावा टीडीएस का क्वेश्चन आ सकता है, अपना जो है रिटर्न्स का एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, मैंने पास्ट के पेपर्स को देखा है, उसमें एनालाइज किया है। इसके अलावा आपका जो है डिडक्शन का क्वेश्चन हो सकता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का हो सकता है। तो मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं प्रैक्टिकल सेट ऑफ। ये जो मैंने चैप्टर बताए छोटे वाले जो चैप्टर हैं उनमें 5 से लेकर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अपना जो बड़े वाले चैप्टर हैं हेड्स वगैरह उसमें 8 का भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब बेटा बात करते हैं जीएसटी में। जीएसटी में तो नॉर्मली फिक्सा रहता है, एक क्वेश्चन अपना जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईटीसी से आता है, तो आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स खासतौर पे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंडीशंस वगैरह जो है सेक्शन 16 की वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आई, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें से बहुत ज्यादा आता है आईटीसी में। इसके अलावा आपका सेकंड जो है पेमेंट का चैप्टर है जिसमें आउटपुट आएगा, फिर माइनस आपको इनपुट निकालना होगा आईटीसी, और फिर आपको जो है माइनस करके निकालना पड़ेगा पेमेंट कितनी जो है वो करनी है आपको। पहले आपको ध्यान रखना है आईजीएसटी का क्रेडिट किस में यूज करना है, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जीएसटी के मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए। एक क्वेश्चन थ्योरी का आएगा आपका एग्जामिशंस में से, एक क्वेश्चन थ्योरी का केस स्टडी वगैरह जो है वो रजिस्ट्रेशन में से आ सकता है, तो एक क्वेश्चन थ्योरी का रिटर्न में से आ सकता है। तो ये कुछ हमारे जो है चैप्टर्स मैंने डिस्कस किया आ सकते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए जीएसटी में इंपॉर्टेंट जो है वो अपना मैंने जैसे बताया पेमेंट और आईटीसी, ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पर्पज के लिए, बाकी थ्योरेटिकल केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात है। इनकम टैक्स में सारा ही जो है वो क्या आता है, सारा ही पेपर जो है प्रैक्टिकल आता है, सिवाय 1-2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के थ्योरी केस बेस करके आ सकते हैं, बाकी मोस्टली उसमें क्या आता है, प्रैक्टिकल आता है। तो ये रहा अपना कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अब बेटा एक बात आती है कि जो एग्जाम होगा, एग्जाम में कैसे करना है। तो बेटा एग्जाम में जो है अपना आपको पता ही है कि एग्जाम के अंदर क्या आएगा, एक तो एमसीक्यू आएंगे, एक आपका क्या आएगा, पेपर आएगा। तो पेपर के डिवीजन होते हैं, ये आपका इनकम टैक्स है, ये जीएसटी है, ये आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू का पेपर अलग से आता है बिल्कुल, ये जब आप ऑडिट लॉ का पेपर दे चुके होंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसमें जो है केस बेस्ड आते हैं और एक आपके जो है नॉर्मल एमसीक्यू भी आते हैं।
और अपना ये जो पेपर जो होता है, जो पेपर नॉर्मल जो पेपर आपका ये आएगा, इसके अंदर जो आपके प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन हो सकते हैं और थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल बड़े हो सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स में जो है, इनकम टैक्स में जो है लेंथी क्वेश्चन आता है, लेंथी एक क्वेश्चन जो है वो 14 मार्क्स का आता है, जैसे वो लेंथी क्वेश्चन होता है। इसके अलावा सारे जो है वो जो है छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं, छोटे क्वेश्चन। तो ये पेपर पैटर्न है। अब बेटा जो मेरी एडवाइस रहेगी, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एमसीक्यू लास्ट में करने चाहिए, लास्ट का हाफ आवर आप उसके लिए छोड़ सकते हो। वो ऐसी एडवाइस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है कि जुगाड़ लग सकता है कि मान लो आपके पास टाइम कम बचा है, लास्ट में फटाफट फटाफट करके आप जो है वो निपटा सकते हो ज्यादा। और केस बेस एमसीक्यू में टाइम इतना लगता है, तो आप उसमें उनके चक्कर में पड़ गए तो ज्यादा दिमाग भी खराब हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो लास्ट में करना चाहिए, बाकी हर स्टूडेंट की अपनी प्रेफरेंस रहती है। तो अब बेटा अच्छा, और दूसरी बात आती है कि हाँ, पहले 15 मिनट में सुनो, मैं देखो पहले मैं तो बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, एमसीक्यू बाद में, जीएसटी सबसे पहले, फिर इनकम टैक्स। जीएसटी सबसे पहले, तो मेरे हिसाब से तो पहला सीक्वेंस होना चाहिए जीएसटी का, दूसरा सीक्वेंस होना चाहिए इनकम टैक्स का, तीसरा सीक्वेंस होना चाहिए इनकम टैक्स में जो बड़ा क्वेश्चन है उसका, और फिर जो लास्ट होना चाहिए एमसीक्यू का, मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन अब ये चेंज हो सकता है। ये चेंज कैसे होगा, मेरे पास पहले 15 मिनट मेक और ब्रेक होंगे। पहले 15 मिनट, जो पहले 15 मिनट आपको मिलते हैं रीडिंग टाइम, रीडिंग टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से, सीए फाइनल के, सीए इंटर के एक्सपीरियंस से सीखा कि उस 15 मिनट के अंदर प्लेन रीडिंग लेनी है, क्वेश्चन पेपर की प्लेन रीडिंग। एमसीक्यू भी, एमसीक्यूज तो आपको मिलते ही नहीं है रीड करने, जहां तक मेरे को ध्यान है कि एमसीक्यूज की शीट तो आपको सीधा 2 बजे ही मिलेगी, तो उसको तो रीड कर ही नहीं सकते। जो बाकी का पेपर है वो 15 मिनट आपको मिलेगा 70 नंबर के लिए। उन 70 नंबर में आपको रीड करना है और फटाफट जो है वो डिसाइड करना है कि पहले मैं क्या करूं फिर मैं क्या करूं। जब आप रीड करोगे आपको पता लग जाएगा कि जीएसटी आसान है तो जो आसान आया है, छोटे क्वेश्चन है पहले करो, मुश्किल आया है और बड़े क्वेश्चन है बाद में करो। तो ये आपको जो है कहां से पता लग जाएगा, पहले 15 मिनट में। तो पहले 15 मिनट में रीडिंग टाइम में क्या करना है, आपको पहले तो प्लेन रीडिंग लेनी है, पहले ही प्लेन रीड, और जैसे जैसे रीडिंग ले रहे हो उस टाइम से आप सोच के दिमाग में रख सकते हो। पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पे, वैसे क्वेश्चन पेपर पे लिखना मना होता है, लेकिन लिख सकते हो कि ये नंबर 1 सीक्वेंस करूंगा, नंबर 2 करूंगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान है, आप लिख देना नंबर 1 करूंगा, फिर नंबर 2 करूंगा, नंबर 3 करूंगा, ऐसे। तो प्लेन रीडिंग लेनी है और साथ में आप जो है सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हो कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन करूंगा। मतलब ये सीक्वेंस तो है ही है कि पहले जीएसटी करूंगा, इनकम टैक्स करूंगा, एमसीक्यू करूंगा। उस सीक्वेंस में भी क्वेश्चंस की भी सीक्वेंस आप डिसाइड कर सकते हो अगर इतना टाइम बचता है तो। अदरवाइज ये जो मैंने पहले डिफाइंड सीक्वेंस बताई इससे चलोगे तब भी ठीक है। हाँ, ये जरूर है प्लेन रीडिंग के साथ साथ सीक्वेंस डिसाइड करना चाहो कर सकते हो। साथ में एक क्वेश्चन छोड़ना होता है आपको, जो ऑप्शन में आता है वो भी डिसाइड कर सकते हो कि इसको ये मुझे नहीं आता, इसको छोड़ो, जो जो आते हैं उस पे कर लो, उन पे टिक क्रॉस कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, जब आप 2 बजे आपको पेपर शीट मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी करने के लिए, उस पर रोल नंबर वगैरह फिल करोगे। अच्छा, रोल नंबर वगैरह अच्छे से फिल करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो है। शुरू के 5-10 मिनट लगा के, ऐसे देखा है हमने पिछले अटेम्प्ट्स पे कि बच्चों का रिजल्ट रुक जाता है। वो ये रीजन होता है कि वो सोचते हैं बाद में भर लूंगा, बाद में कर लूंगा, पहले वो फिल करने हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको फिल करो और फिर जो है अपना अगली सीक्वेंस के अंदर ये तैयार क्वेश्चन पेपर अब रेडी होगा आपके पास, सब कुछ पढ़ रखा होगा, फटाफट से सोल्व करते जाना है। घड़ी देखो, मैं हमेशा ये क्या करता था, घड़ी इस तरह से अपना इसको उतार के यूं अपना रख लिया करता था आगे बेंच पे। उसका फायदा ये होता था कि मेरे पास सामने दिखता रहता था। मैं टारगेट सेट करता था कि मैं सिंपल सा टारगेट ये सेट करता था कि 100 नंबर के लिए मेरे को मिलते हैं 180 मिनट, तो हर नंबर के लिए मेरे पास 1.8 मिनट्स हैं, लगभग 2 मिनट के आसपास हो गए। तो मेरा हमेशा ये रहता था कि 8 नंबर का क्वेश्चन 15 मिनट में करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन 15-18 मिनट में करना है, और इस तरह से मैं डिसाइड 4 नंबर का क्वेश्चन 5 या 6 मिनट में करना है। तो ये सामने जब घड़ी की टिक टिक मेरे पास होगी और मेरे को पता होगा कि हाँ ये इतने टाइम में क्वेश्चन करना है, तो बिल्कुल आपका फ्लो बनेगा और आराम से आपसे क्वेश्चन होंगे। हाँ, अब उनके लिए जिनको थोड़ा कम आता है, मैंने पेपर ऑब्जर्व किया आप सबके
जो आपके मार्क्स आए हुए हैं 60 के आसपास हैं, किसी के 40, 50, 60, 70 ऐसे मार्क्स हैं। जिनको बहुत अच्छा करना है वो तो है ही, उनको तो स्ट्रेटजी बता दी, लेकिन जिनको कम भी है उनको भी घबराने की बात नहीं है। क्योंकि मैं अपना फाइनल का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे सारे पेपर 80 नंबर के आसपास ही कंप्लीट हुए, लेकिन फिर भी उनमें एग्जामिशन आई, 50 मार्क्स आए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि दिमाग शांत रखा, पेपर रीड किया, देखा कि मेरे को 60-65 मार्क्स का आता है और उस 65 मार्क्स का बिल्कुल बेस्ट करके आया, सारे वर्किंग नोट सब कुछ रुपीज लिखकर एक एक चीज डिटेल करके, और उतने ही मार्क्स आए। तो पहले अवेलेबल टाइम में 3 में से मान लो आपको 60-65 मार्क्स का आता है, 70 मार्क्स का आता है, वही उसको बेस्ट तरीके से करो। फिर बचे हुए टाइम में आप जो है वो हाथ पैर मार सकते हो, इधर उधर से पूछना है क्या करना है वो आप करके अपना कर सकते हो। और तो पहले आपको हमेशा ये करना चाहिए जो मेरे को बेस्ट आता है वही करूंगा, क्योंकि सबसे पहले जो एग्जामिनर है जब चेक करेगा तो आपके पहले क्वेश्चन पे नजर जाएगी, वही गलत हुआ तो आपका इंप्रेशन खराब होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आपको बेस्ट विशेस बोलते हैं, और जो भी डाउट्स हो वो आप मेरे से फोन पे ले सकते। हाँ जी, मैं 2 बातें कहनी और भूल गया। एक ये कि आपको जो आंसर है वो फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना चाहिए। आपको फ्रेश पेज पे यूं लिखना चाहिए आंसर 3A और फिर स्टार्ट करना चाहिए। मान लो ये आपके हाफ पेज पे खत्म हो जाता है तो उसको नीचे का पेज छोड़ के फिर अगले पेज पे स्टार्ट करना चाहिए, इससे ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन आती है। दूसरी बात, मान लो कोई क्वेश्चन आपको पूरा नहीं आता लेकिन थोड़ा आता है तो थोड़ा कर दो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है। मान लो आपको जो सारे 5 हेड का इकट्ठा क्वेश्चन आता है, उसमें सैलरी आता है तो सैलरी कर दो, हाउस प्रॉपर्टी आता है वो कर दो, जितना आता है वो कर दो। अगर वो सैलरी का ठीक हुआ तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये प्लीज, कई बार क्वेश्चन मुश्किल लगता है लेकिन जितना आता है उतना करोगे वो भी आपको बहुत अच्छे नंबर देके जा सकता है। ठीक है बेटा। और जीएसटी में और इनकम टैक्स में ध्यान रखना, बस आपको गलत जो है सेक्शन कोड नहीं करना, और अपना लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है। वो आप लो वाले सर से पूछना लो में कैसे करना है, बाकी इनकम टैक्स और जीएसटी में लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलेंगे आपसे फिर कभी। बाय बाय।